राम राम, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, आज है 28 जून 2026 और आज अधीनस्थ बोर्ड ने वनपाल परीक्षा आयोजित करवाई है और इसमें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के टोटल 22 में से 21 प्रश्न अपनी इस पुस्तक ज्ञान सरोवर से जो प्रकाशित होती है भूगोल और अर्थव्यवस्था, इसमें से आपको मैं प्रूफ देने वाला हूं और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि आगामी जो एलडीसी के विद्यार्थी हैं या वीडियो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या आगामी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर से किस प्रकार से सीख ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। टोटल 22 में से 21 प्रश्न आपको पेज संख्या के साथ में बताए जाएंगे, आप काउंट करते रहना। और भूगोल के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी खरा सोना आपको ये पुस्तक मिलने वाली है, लेखक भंवरलाल कड़ेला। अब देखो, ये 100वां नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है उसके सबसे करीब कौन सा स्थान है। जिन्होंने 4 जिले दिए हैं, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। देखो, इसमें जिस जिले से अपने कर्क रेखा गुजरती है उन जिलों का उस विकल्प में उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसने क्या पूछा है, सबसे करीब कौन सा है। तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब देखते हैं राजस्थान का मैप कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये सबसे दक्षिण जिले है ना, यहाँ से होकर गुजरती है इन 2 जिलों से ना। अब इन 2 जिलों से होकर गुजरती है तो अब इसके सबसे नज़दीक कौन सा पड़ता है, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा या सिरोही। तो सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा, प्रतापगढ़ सबसे नज़दीक पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपको चित्तौड़, सिरोही, भीलवाड़ा ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। तो ये सामान्य क्वेश्चन है, इस प्रकार से पहले पूछा जाता रहा है। तो एक नया दे दिया कि जिस जिले से गुजरती है वो विकल्प नहीं दे करके उसके पास वाला जिला दिया, ताकि आपको पता करना है कि उत्तर से दक्षिण आपको क्रम पता है या नहीं पता है। ठीक है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सर्वाधिक जनघनत्व दर्ज किया। अब देखो, इन्होंने 4 जो विकल्प दिए हैं ना, इसमें अगर आपको चारों पता है कि किस वर्ष ज़्यादा रहा तो या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम पुस्तकों में क्या है, 2011 और 2001 का ही दे रखा है। मैक्सिमम का कह रहा हूँ, 95% पुस्तकों में जो है आपको 2001 और 2011 का मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर है 2011। अपनी पुस्तक में जो है पेज संख्या 298 पर अपन ने क्या करा है कि 1971, 81, 91, 2001 और 2011 का भी दे रखा है। इस प्रकार से आप पता कर पाओगे आराम से। जैसे देखते हैं ना कि सर्वाधिक कौन से सन में रहा, कौन से जनगणना वर्ष में रहा, तो इस प्रकार से आप खुद के निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अपनी पुस्तक में इस प्रकार से एक साथ में कंबाइन करके दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे आप साक्षरता देख सकते हैं कि सर्वाधिक किस साल में रही, 10 की वृद्धि दर देख सकते हैं, सर्वाधिक किस साल में रही, न्यूनतम कब रही। इस प्रकार से पुस्तक में आपको कहीं और भटकना नहीं पड़े। अब जैसे 2001 और 1991 में पूछ लेता है, 2011 का ऑप्शन नहीं देता, तो हो सकता है कि बहुत सारी पुस्तकें जो है धराशायी हो जाती, या 1981 और 1991 अगर विकल्प में दे देता तो हो सकता है धराशायी हो जाती। लगातार क्रम का जो है आपको परिवर्तन बढ़ोतरी देखने को मिली है। कब से, देखो आप यहाँ से, ये 1921 के बाद से जो है जनघनत्व में लगातार बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आप देखोगे तो निष्कर्ष निकाल पाओगे ना। तो जनघनत्व वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा 2011। काफ़ी साथी इसको करेंगे कि हमारी पुस्तक से आ गया, लेकिन वास्तव में क्या होता है क्वेश्चन है ना कि चारों विकल्प अगर मिल रहे हैं कि सर्वाधिक का पूछा है ना, तो बाकी का भी आपको पता होना चाहिए। बाकी विकल्प का अगर पता नहीं है तो आप इस प्रश्न को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओगे। अटेंड तो कर लोगे लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2011। ठीक है, हरित क्रांति, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में उन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अब देखो, ये पेपर करवा रहे हैं कब, 2026 के अंदर। ठीक है, आधा 2026 जा चुका है और ये करंट कब का पूछ रहे हैं, 2024 तक का। मैं आपको बताऊंगा 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं 2024 का करंट पूछा गया है ना। तो वैसे ये हरित क्रांति से संबंधित है, अपने भूगोल के अंदर भी हरित क्रांति का जिक्र कर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जो है क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ये पेज संख्या 134 पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डेयरी क्षेत्र। ये तो सेकंड ग्रेड वाले एक बार जरूर देख के जाएं वीडियो कि डेयरी क्षेत्र से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूध उत्पादन में भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है क्या, दूसरा स्थान है, सही बात है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, एक योजना चलती है दूध उत्पादकों के लिए कि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये भी एकदम सही बात है। तीसरी बात, जो RCDF की स्थापना है वो 1977 में की गई। अब देखते हैं, ये पहला था ना कि राजस्थान का दूसरा स्थान है दूध उत्पादन में, सही बात है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। और स्थापना जो है RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना जयपुर में 1977 में की, ये भी सही बात है। ठीक है, एक कथन और था, क्या था, ये दूध उत्पादक संबल योजना, इसके अंतर्गत जो है 5 रुपये लीटर प्रति लीटर जो है अनुदान दिया जा रहा है। ये तीनों कथन सही है। अब देखते हैं A, B और C तीनों कथन सही है। A भी सही है, B भी सही है,
और सी भी सही है। अब डी वाला जो विकल्प जो है अपनी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 3 विकल्प से अगर सॉल्व हो रहा है तो अपन इसको अपनी पुस्तक से आया हुआ मानेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो अपन इसको आउट ऑफ बुक मानेंगे। अब देखो इसमें ए के बाद में सी आ रहा है तो बी भी सही है ना। ये जो है आपको एक ही विकल्प में मिलेगा, कौन से में, पहले के अंदर, ठीक है। तो ये पुस्तक से अपने पूरी तरह से कवर हो रहा है, यानी कि चौथा विकल्प भी सरस अमृतम जो है दूध की गुणवत्ता के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। ये भी आप याद कर लेना। बाकी 3 विकल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था और तीनों विकल्प अपनी पुस्तक में दे रखे हैं, पेज संख्या 159 और 166, ठीक है। इस प्रकार से दे रखे हैं। देखो डेयरी विकास में इधर डेयरी विकास दिया है, सामने जो है दूध उत्पादन दिया है। इसके आंकड़े आपको 2024-25 के जो BAHS से आते हैं ना, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट, जो हर साल जारी होती है, तो उसके बेस पर जो डाटा है वो सारे इसमें दिए गए हैं। जैसे 26 नवंबर को ना ये जारी होती है रिपोर्ट BAHS, ठीक है। 24-25 के डाटा भी दे रखे हैं। अब ये अपनी इस पुस्तक का रिजल्ट रहा है। क्यों अपन कह रहे हैं कि सबसे अव्वल रिजल्ट देने वाली पुस्तक बनी है? जब ये पहला संस्करण था उसका रिजल्ट यहाँ तक है, कहाँ तक, ये जरा अपना ऐसा ही एग्ज़ाम था ना, यहाँ तक अपना जो है पहली पुस्तक का था रिजल्ट था, यानी पहले संस्करण का, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 38 में से 35 प्रश्न, इन सब की PDF भी डाली हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे ना, जैसे ही खोलेंगे तो आप में सब की PDF डाली हुई है, सबके वीडियो सॉल्यूशन भी करवाए हुए हैं। डिप्टी कमांडेंट में 19 में से 19, जूनियर केमिस्ट में 14 में से 14, ऐसे ही एग्जाम जो पहली शिफ्ट हुई थी 15 में से 14 क्वेश्चन। ये टॉप रिजल्ट था राजस्थान की, किसी भी पुस्तक में इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, क्योंकि मानसून वाला क्वेश्चन वो किसी पुस्तक में नहीं था और एक और क्वेश्चन था जो किसी पुस्तक में नहीं मिला था। तो 2 क्वेश्चन की लीड हर पुस्तक से थी ऐसे ही एग्जाम के अंदर, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बहुत खूब सारी उसमें लीड थी अपनी बाकी पब्लिकेशन से। अब ये जो चारों ग्रुप के पेपर हुए हैं उसमें ABC में जो है 100% रिजल्ट रहा है। भूगोल वाले में जो है जो सब्जेक्ट वाला पेपर था उसमें 21 में से 20 प्रश्न जो आपको अपनी पुस्तक से मिले थे। ये प्लाटून कमांडर का जो पहला संस्करण आया था उसका पहला ही पेपर था, उसमें जो 33 में से 32 क्वेश्चन, उसके बाद वाहन चालक में 39 में से 38 क्वेश्चन, ठीक है। जमादार में ये जो नया पैटर्न का पेपर था, पहला पेपर, जिसमें 26 में से 24 क्वेश्चन। उसके बाद में रीट में सर्वाधिक L1 के अंदर लोग कह रहे हैं कि सर इतने क्वेश्चन कैसे आए, PDF डाल रखी है। आपको अगर लगे कि ये जो सर बता रहे हैं गलत बता रहे हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपने जो है झूठा दावा किया है। एक प्रश्न का प्रूफ डाला हुआ है, लाइन टू लाइन डाला हुआ है। सर्वाधिक L1 के अंदर, रीट के अंदर, रीट पूरे पेपर के अंदर अपनी इस पुस्तक से सर्वाधिक प्रश्न आए थे और सबकी मैंने PDF भी डाल रखी है। इस वीडियो के नीचे आप PDF जरूर चेक करें, ठीक है। कृषि पर्यवेक्षक में 33 में से 30, लैब असिस्टेंट भूगोल वाले में 34 में से 33, लैब असिस्टेंट भूगोल विज्ञान में 34 में से 33 थे, भूगोल वाले में जो है 43 में से 42 क्वेश्चन अपनी पुस्तक में से मिले थे। अब ये सन सिटी को पीने के लिए पानी कौन प्रदान करता है? तो ये जाखम जो परियोजना है, जाखम दक्षिण राजस्थान की है, ठीक है। उसके बाद में बीसलपुर जो है ये इसे टोंक के अंदर है। तो ज्वाई बांध परियोजना जो है सुमेरपुर पाली के अंदर है। ये राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है ना, इस कैनाल से कायलाना झील को जल आपूर्ति की जाती है, ठीक है। और कायलाना झील है ना राजस्थान में जोधपुर जिले का पेयजल स्रोत है। कौन? कायलाना झील। तो आपको ये झील वाला टॉपिक के अंदर आप आराम से मिल जाएगा कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर को जो है कायलाना झील से जोड़ा गया है और कायलाना झील क्या है? पेयजल का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार से ये पुस्तक में अपनी मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। इसको जो है जोधपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 49 पर, 49 पर। नेक्स्ट है कि राजसिको यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसका मुख्य कार्य क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। इसका कार्य है लघु उद्योग जो होते हैं ना, या जो कारीगर होते हैं उनको विपणन सहायता प्रदान करना, यानी कि मार्केटिंग सपोर्ट उनको उपलब्ध करवाना। उसके अलावा कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना। ये दोनों ही जो है अपन ने कर रखे हैं। एक मिनट रुको, हाँ, ये जो आपको पेज नंबर 210 पर मिल जाएगा कि लघु इकाइयों और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देना। उसके अलावा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करना, ठीक है ना। उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनकी मार्केटिंग करना और उनको जो है कच्चे माल की जो है आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना, ये इसका जो है राजसिको का प्राथमिक कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है लिथियम के भंडार की खोज के कारण चर्चा में था। अब देखो ये 2 बार चर्चा में आया, एक बार तो 2023 के अंदर आया था, अभी 2025 के अंदर भी आया है ना। अपनी पुस्तक में 234 पर दे रखा है कि लिथियम में जो है डेगाना, ये जो डेगाना क्षेत्र है ना, ये नागौर के अंदर है। खूब सारा आपको मिल जाएगा डेगाना नागौर के अंदर। जैसे टंगस्टन देखते हैं आप, वहाँ भी डेगाना का मैंने पीछे लिखा हुआ है नागौर। तो ये डेगाना है ना, ये नागौर के अंदर है और यहाँ पे अभी लगभग 14 मिलियन टन के आसपास जो है लिथियम के भंडार मिले हैं। अपने लिथियम के अंदर जो है डेगाना दे रखा है, तो ये डेगाना कहाँ पर है? नागौर के अंदर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नागौर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है अपनी पुस्तक से बाहर है, लेकिन कॉमन सेंस से इसको किया जा सकता था। जो 22 में से 21 क्वेश्चन है ना, इसमें एक क्वेश्चन आउट है, जो वो यही क्वेश्चन है कि सबसे राजस्थान में कम बाल लिंगानुपात के लिए सीधे तौर पर कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है। यानी कि
जो 0 से 6 साल आयु वर्ग है ना, उसमें बालिकाओं की संख्या कम क्यों है, बालकों के प्रति, है ना। तो इसमें कौन सा कारण सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार कारण का पता करो पहले आप। तो इसके लिए जिम्मेदार कारण है, एक तो पितृसत्तात्मक समाज, वो चाहता है कि लड़के ही हो, लड़कियां कम हो पैदा हो, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रसव पूर्ण लिंग निर्धारण के संपर्क में आना, यानी कि वो प्रसव से पूर्व लिंग की जांच करा लेते हैं, और जो है भ्रूण हत्या, तो ये प्रकार से ये भी जिम्मेदार रहा है कई बार। तो एक दहेज प्रणाली कि लड़कियों की शादी करते टाइम उनको जो है दहेज देना पड़ता है, ये भी कम या न्यून बाल लिंगानुपात के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है, देखो बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यु दर, तो बाल विवाह कर दिया और वो जब छोटी उम्र में माँ बन जाएगी, तो माँ बनने के समय माता की मृत्यु हो रही है, ना कि लड़कियों की मृत्यु हो रही है। माता की मृत्यु तो हो सकता है लड़के के जन्म देने के बाद मृत्यु हो गई हो सकता है लड़की सुरक्षित हो, है ना। शिशु मृत्यु दर, शिशु जिंदा हो गया और माता की मृत्यु हो गई, तो इससे तो क्या फ़र्क पड़ा मातृ मृत्यु दर पर, ठीक है ना। तो इसके लिए ये सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। तो पहला इसमें जो है ना केवल एक कारण है, ये सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। ये अपनी पुस्तक से बाहर था, बाकी इसको कॉमन सेंस से आप कर सकते थे। नेक्स्ट है राजस्थान का जो बजट है 26-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, तो इसमें जो है ऋण सीमा कितना करने का प्रावधान किया गया है, घोषणा की गई है सिर्फ, है ना। तो ये पहले 1 लाख थी, 1 लाख ऋण सीमा थी, अब इसको बढ़ा करके 1,50,000 करने की घोषणा की गई थी, 1.5 लाख। ये जो इसका आंसर हो जाएगा। पेसिंग आपको ये मिलेगा 221 में, यानी कि उद्योग वाला टॉपिक आपको ये मिल जाएगा, बजट घोषणा के अंदर डाला हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति, कि पश्चिमी भाग में सूखा क्यों पड़ता है, इसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, कि अरावली पर्वत जो है ना, वो भारतीय मानसून की अरब सागर की जो शाखा है उसके समानांतर है ना। तो ये जो अपनी अरावली है ना, ये समानांतर है, ये अपनी आती है ना अरब सागर की शाखा, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की जो शाखा है उसके समानांतर, एकदम सही बात है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के समानांतर होने के कारण जो है मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती है, तो राजस्थान में बरसात कम होती है और सूखा पड़ता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या दिया इन्होंने, कि अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, बंगाल की खाड़ी के समानांतर नहीं है, ठीक है। दूसरा कथन आपको गलत देखने को मिलेगा। तीसरा है कि अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी। अब देखो ये भी अपने दिया हुआ है, ये रहे, आपको यहाँ मिल जाएगा। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, राजस्थान का अधिकांश भाग जो है कितना ऊंचा है, 250 से 300 मीटर ऊंचाई तक है, ठीक है। अब राजस्थान में ऊंचाई भी कम है, एक ऐसे भी डाल रखा मैंने सीधा, आपके मध्य अरावली का भी मैंने डाला हुआ था, इसमें मेरे को मिल जाए तो एक बार मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखो, ये आपको मिल गया। उत्तरी और मध्य अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई जो है कम है, और वनस्पति की कमी होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, ठीक है। ये भी अपन ने डाला हुआ है। तो ये दूसरा कथन भी हो गया, मिल गया अपने पुस्तक से। तीसरा कथन क्या है, अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति, ये मिल गया। चौथा है कि अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा कम होती है, यानी कि अरब सागर की शाखा में कम होती है। जी बिल्कुल नहीं, अरब सागर की शाखा से वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि वो अरावली के समानांतर निकल जाती है, ठीक है। जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा जो है ना, उसमें नमी कम होती है, क्योंकि वो बहुत लंबी दूरी से ट्रेवल करती है ना। तो ये देखो आपको ये मिल जाएगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा ये रही, ये बंगाल खाड़ी शाखा रही, और यह शाखा जब तक राजस्थान में पहुंचती है तब तक इसकी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है ना, आर्द्रता बहुत जो है कम हो जाती है। कौन सी की, बंगाल खाड़ी मानसून शाखा की। तो ये जो कथन है चौथा कथन, ये चौथा कथन आपको गलत देखने को मिलेगा, चौथा कथन आपको गलत देखने को मिलेगा। और अरावली पर्वतमाला की स्थिति जो भारतीय मानसून की बंगाल खाड़ी के समानांतर है, बंगाल खाड़ी के समानांतर नहीं है, ये भी आपको जो है गलत देखने को मिलेगी जानकारी। बी और डी गलत है, यानी कि आप बी और डी निकालते जाओ। ये डी निकाल दिया, डी निकाल दिया, डी निकाल दिया, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अरावली वाला अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था। अब देखते हैं राजस्थान में साक्षरता दर क्या थी, कब की पूछी है, 2011 की पूछी है। अब देखो 2011 में जो है 66.1% थी 2011 के अंदर राजस्थान की साक्षरता, आपको 311 पे मिल जाएगा। सामान्य स्तर का क्वेश्चन है, इसमें जो है 66 का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आसपास का जो है सबसे उपयुक्त देखना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, 67%, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज तेल भंडार कौन सा राजस्थान में स्थित है। तो इसमें आपको गुड़ा मनाली जो है ये कहाँ मिलेगा, बाड़मेर के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये गुड़ा और गुड़ा ये दोनों ही खनन तेल क्षेत्र से संबंधित है, कुएँ हैं। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान के अंदर मिलेगा, खनिज तेल संबंधित। ये भी सामान्य स्तर का क्वेश्चन है। चंबल पर बने बांध जो हैं वो कौन कौन से राजस्थान में स्थित हैं। चंबल पर जो बांध बने हुए हैं 4, उनमें से कौन कौन से बांध राजस्थान में स्थित हैं। अब देखो इसमें गांधी सागर को आप निकाल दीजिए,
ये जो है एमपी के अंदर है, यानी चौथा आपके अगर बाहर निकाल दोगे आप, चौथा बाहर निकाल दोगे ना, फिर राणा सागर भी अपने अपने राजस्थान में है, कोटा सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध जो है, ये तीनों जो आपको कहाँ मिलेंगे, राजस्थान के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरी जानकारी पेज नंबर 32 पर दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है। अब देखो, कामधेनु के रूप में कौन सी है, राठी है। ठीक है, कामधेनु में कौन सी है, राठी है। और राठी है ना, इसके बैल है ना भार वाहन में भी अच्छे होते हैं, कम होते हैं, भार वाहन में कम होते हैं, जान रखना। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि लाल सिंधी और शाहीवाल गायों की मिश्र कौन सी नस्ल है, यानी दो नस्लों को मिश्र करके बनाया गया है, जिसमें लाल सिंधी और शाहीवाल गायें पाई जाती है, तो वो जो है राठी है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। पेज संख्या 161 पर आपको मिल जाएगा, राजस्थान की कामधेनु कौन सी, राठी। ठीक है, ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ पूछी है। रघुनाथगढ़ आपको सीकर में देखने को मिलेगी। गुरु शिखर जो है ये काम देखने को मिलेगी, ये सिरोही के अंदर कई बार पूछा हुआ है, दक्षिण अरावली की है, तो गुरु शिखर आप निकाल लोगे आराम से। तो बाकी जो है बैराज, ये रही बैराज कहाँ है, अलवर के अंदर। उसके अलावा खो जो है जयपुर के अंदर है। इस प्रकार से उत्तरी अरावली की चोटियाँ होगी ना, बाकी तीनों जो है उत्तरी अरावली की है। ठीक है, यानी अरावली से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। ये क्वेश्चन जो है आपको जनजाति वाला टॉपिक से मिलेगा। हो सकता है कुछ साथी जो है इसको काउंट ही नहीं करें कि भूगोल अर्थव्यवस्था में ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उन्होंने अगर जनजाति टॉपिक दे रखा है तो उनको ये उस क्वेश्चन को जरूर अपने उसमें प्रूफ वाले में शामिल करना चाहिए। वरना तो क्या है कि सब पुस्तकों से वो ऐसे बोल देते हैं कि आते ही हैं, ऐसे क्वेश्चन तो सब पुस्तकों से आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी पुस्तक में अगर हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पीएम जनमन मिशन के रूप कौन सा कथन सही है। अब देखो, इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में जो भारत में जो पीवीटीजी है, इसमें 75 पीवीटीजी को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान का शहर या जनजाति शामिल है, यानी कि विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह है उनको शामिल किया गया है। उनका उद्देश्य और विकास करना इसका है, अपने उद्देश्य है। इसमें जो दे रखा है बजट कितना है, 24,000 करोड़ दे रखा है। ठीक है, और इसका विकास करना, उसके अलावा इसका उद्देश्य हो गया पीवीटीजी का उत्थान करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया। 75 भारत में 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों के समग्र विकास करना। कितने हैं, 75, और ये किसी भी राज्य में हो सकते हैं। इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया ना, क्या दिया है, यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए है। जरूरी नहीं कि पूर्वोत्तर भारत हो, राजस्थान पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी आता है। तो ये जो चौथा कथन है ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन आप अगर निकाल दोगे, डी ऑप्शन निकाल दोगे तो इसका आंसर जो है आप आराम से कर लोगे। कौन सा ऑप्शन आएगा, केवल ए, बी और सी। ठीक है, अब देखते हैं अपनी पुस्तक में है क्या पूरी जानकारी। ये आपको मिल गई ना कि इसका उद्देश्य क्या है, जनजाति समूह को मुख्य धारा में लाने के लिए पीवीटीजे का उत्थान। ठीक है, उसके अलावा भारत के 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के समग्र विकास के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा ये देखिए कितने हैं, 24,000 करोड़। ये आपकी अपनी पुस्तक में मिल जाएंगे 295 और 296 नंबर पेज पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि केंद्रीय रूप से संरक्षित राजस्थान के किस स्थान पर जो है सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए। अब केंद्रीय रूप से संरक्षित राजस्थान में देखो ऐतिहासिक और हेरिटेज पर्यटन है ना, जिनको संरक्षित किया गया है। यहाँ पर विकल्प में से चित्तौड़गढ़ किला है ना, वहाँ पर सर्वाधिक 2024 में और 2025 में भी दोनों ही जगह जो है चित्तौड़गढ़ इसमें टॉप पे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। आपको अपनी पुस्तक में 264 पर मिल जाएगा। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कौन से स्थान पर आए, तो सर्वाधिक वैसे जैसलमेर में आए, लेकिन जैसलमेर वगैरह ऊपर के जो जिले हैं, चित्तौड़गढ़ से ऊपर वाले जो जिले हैं या जो अपने स्थल हैं, वो विकल्प में नहीं दे रखे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। और अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो चंबल की सहायक नदी काली सिंध हो गई, और अपने बंगाल खाड़ी में गिरती है, बंगाल खाड़ी में चंबल गिरती है, चंबल की जो है ये आपकी काली सिंध हो गई। उसके अलावा जो है बनास नदी, ये रही बनास नदी, बनास आपको चंबल के सहायक में भी मिल जाएगी, अलग से भी मिल जाएगी, तो ये बंगाल खाड़ी की नदियाँ हो गई। साथ में अरब सागर की नदी एक ही दे रखी है इन्होंने, माही। आसान सा प्रश्न है, पेज 31 पे मिल जाएगा। अपनी पुस्तक में खास बात क्या है कि आपको पहले ही पेज पर बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियाँ कि चंबल की आपको बाएं और दाएं याद करने के लिए चंबल नदी तक नहीं जाना पड़ेगा, पहले ही आपको दिखा दिया है कि ये बाएं साइड से मिलती हैं, ये दाएं साइड से मिलती हैं। जैसे अभी रीट के अंदर पूछा था कि पन्नम नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो उसमें किसी पुस्तक में नहीं था, अपने पहले संस्करण में था ये क्वेश्चन कि पन्नम नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से बाएँ दाएँ, अपन ने बाएँ दाएँ भी दे रखा था, लोगों के था ही नहीं, ये नदी नहीं थी, अपन ने बाएँ दाएँ भी उस टाइम दे रखा था। अब ये जलवायु क्षेत्र जो है उनको पूर्व से पश्चिम की ओर आपको व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम है ना, पहले पूर्व में कौन सा आएगा, अब देखो सबसे पूर्व में कौन सा आएगा, अति आर्द्र, वेरी ह्यूमिड है ना, वेरी ह्यूमिड जो है ये सबसे पूर्व में आएगा, यानी कि बी सबसे पूर्व में आएगा। और सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा, सबसे पश्चिम में आएगा शुष्क वाला, यानी कि सबसे पहले तो आएगा बी और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सी। तो बी और सी से हो रहा है क्या आंसर, ये देखो
इसमें बी पहले पे आ रहा है, इसमें लास्ट में डी आ रहा है, हटा दो इसको ये है डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। डी में बी के बाद में जो आपको मिल जाएगा आर्द्र, ठीक है, आर्द्र के बाद में जो आपको मिल जाएगा अर्ध शुष्क और फिर जो है शुष्क, ठीक है। इस प्रकार से अपनी पुस्तक में पेज संख्या 66 पर में आपको मिल जाएगा अति आर्द्र, उसके बाद में जो है आर्द्र, उप आर्द्र ऑप्शन में नहीं था, अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से जलवायु के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे। ये कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी विशेषताएं हैं। अब देखो, जब मैंने पुष्कर झील लिखी है तो उसमें जो है पुष्कर झील के साथ में आपको एक तो झील टॉपिक में मिलेगा और एक पशु मेला जो है आपको मिलेगा कहाँ पर, पशुपालन के अंदर। पशुपालन में जो राज्य स्तरीय पशु मेला है ना, वहाँ आपको मिल जाएगा पुष्कर पशु मेला, ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, विशेषकर से ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये दीपदान वाली जो है ये आपको झीलों वाला जो पेज है, वहाँ इस पेज से वैसे 2 क्वेश्चन आए हैं 49 से, अपने एक वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर वाला भी था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जिसे राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं, और यहाँ पर जो है दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, ये मेला दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये झील वाला टॉपिक आपको आराम से मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पुष्कर मेला, ठीक है। पुष्कर झील के आसपास लगता है तो इसलिए जो है इसको पुष्कर मेला कहते हैं। अब ये डेयरी से एक और क्वेश्चन शानदार पूछा है कि राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ यानी कि RCDF जो है के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। ये देखो, ये पूरी अपनी संस्था देखिए RCDF है ना, RCDF विभिन्न डेयरी उत्पादों का निर्माण करता है जिसमें घी, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, पनीर, दही, ट्रेटा, पैक दूध, ये सारे करता है। इसका ब्रांड नाम क्या है, यानी कि RCDF जो भी ब्रांड बनाता है उसका नाम क्या है, सरस ब्रांड से निकलते हैं, ठीक है। अब सरस ब्रांड किसका है, RCDF का है, ठीक है। तो अब RCDF के बारे में जान लेते हैं कि ये जो त्रिस्तरीय संस्था है, एकदम सही बात है, जिसमें शीर्ष पर कौन सी है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यानी कि RCDF जो है वो शीर्ष संस्था है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ना वो तो सही है कि सरस ब्रांड कौन बनाता है, तो ये बनाता है RCDF, ठीक है। और ये जो है इसमें शीर्ष पर कौन सा है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये तो पंचायती राज के हो गए, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। सोरसन वन्यजीव अभयारण्य के सबसे निकट कौन सा है, निकट तो है देखो, अब ये सोरसन वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। बाकी तो इन्होंने क्वेश्चन लगभग सारे सही बनाए, रीड से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, रीड के अंदर तो उन्होंने इनसे कूट भी सेट नहीं हुए थे। बाकी इस पेपर में जो है उन्होंने कम गलतियाँ करी है। ये गलती मुझे नजर आई है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये जो है कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये वैसे 12 में है, तो 12 के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो कोटा सबसे नज़दीक पड़ेगा इन विकल्पों में से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आराम से। और ये पुस्तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्न गिन भी सकते हैं, और जो प्रश्न आपको लगे कि सर ये इस पुस्तक से पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है, वो आप मुझे बता भी सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो परीक्षा से संबंधित, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी और यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान हो सके, जहां तक हो सके। मुझे आता है या नहीं आता है तो मैं पता करके आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आगामी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और ये पुस्तक जो है राजस्थान के हर बुक स्टोर पर उपलब्ध है। उसके साथ में आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार साथियों।